भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका तबाह होने की कगार पर है। हालत यह है कि श्रीलंका के पास इस समय कोई स्थिर राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं है। 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद से आज तक श्रीलंका ने कई संकटों का सामना किया है। श्रीलंका एक लंबे समय तक गृह युद्ध की चपेट में रहा है, जिसमें करीब 80,000 नागरिकों की मौत हो गई थी। श्रीलंका एक बार फिर एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक तंगी के कारण पिछले कई महीनों से श्रीलंका की जनता सड़कों पर है और लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिससे पूरे श्रीलंका में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। दुनिया को श्रीलंका के हालात की गंभीरता का अंदाजा उस समय हुआ जब जनता के दबाव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पूरी कैबिनेट भंग कर दी। इतना ही नहीं, इसके कुछ समय बाद राजपक्षे को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जनता का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। गुस्साई जनता ने राजपक्षे के पैतृक निवास को आग के हवाले कर दिया। परिणाम स्वरूप राजपक्षे को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। श्रीलंका की इस तबाही का कारण क्या है? श्रीलंका को करीब से समझने पर पता चलता है कि यह सब अचानक नहीं हो रहा। श्रीलंका एक लंबे समय से गलत आर्थिक नीतियों पर चल रहा था। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा था, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा था। इन सब का जिम्मेदार यदि किसी को माना जा सकता है तो वो है राजपक्षे परिवार, क्योंकि एक लंबे समय तक श्रीलंका पर इस परिवार का एक छत्र राज रहा है। श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश है। राजपक्षे परिवार को श्रीलंका की सत्ता बार बार यहाँ की जनता के आशीर्वाद से ही मिलती रही है। ब्रांड राजपक्षे को श्रीलंका की जनता हाथों हाथ लेती रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिंदा राजपक्षे आज श्रीलंका की जिस जनता से छिपते फिर रहे हैं, उसी जनता ने आज से करीब 3 साल पहले 2019 में उन्हें प्रचंड बहुमत देकर एक बार फिर उन्हें अपना विश्वास जताया था। राजपक्षे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे हैं। इसके संकेत बहुत पहले से दिखने लगे थे। बावजूद इसके श्रीलंका बार बार राजपक्षे को अपना नेता चुनता रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए श्रीलंका की राजनीति को समझना होगा। श्रीलंका में बौद्ध या सिंघली बहुसंख्यक हैं तथा तमिल, मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। जानकारों का मानना है कि श्रीलंका में सिंघली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इतिहास की बात करें तो श्रीलंका में सिंघली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच लगभग 2 दशक तक हिंसक गृह युद्ध चला, जो 2009 में समाप्त हुआ था। गृह युद्ध के बाद भी तमिल समुदाय को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इन सब के बीच श्रीलंका के मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी अपनी धार्मिक पहचान के कारण देश के बहुसंख्यकों के निशाने पर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका के अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को बहुसंख्यकों के विरोध एवं हिंसा का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए 2013 में श्रीलंका के बौद्ध बहुसंख्यकों द्वारा हलाल मीट के बायकॉट का ऐलान किया गया। इसके साथ विदेशी धार्मिक प्रचारकों को भी देश छोड़ने को कहा गया। धर्म परिवर्तन के जरिए देश की डेमोग्राफी चेंज करने के आरोप के चलते मुस्लिमों एवं ईसाइयों को हिंसा का सामना करना पड़ा। भीड़ द्वारा उनके दुकानों मकानों में तोड़फोड़ के कई मामले सामने आए। मई 2019 में राजधानी कोलंबो से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर कई मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय की दुकानों पर हमले की खबर मीडिया में छाई रही। बीते साल अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ्रॉम बर्निंग हाउसेस टू बर्निंग बॉडीज, एंटी मुस्लिम वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट इन श्रीलंका के नाम से अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। माना जाता है कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली इस हिंसा को देश की सरकार का मौन समर्थन प्राप्त रहा है। श्रीलंका सरकार के कुछ कदम इस दावे को मजबूती प्रदान करते हैं। करीब 1 साल पहले श्रीलंका की सरकार ने कट्टरता से लड़ाई के नाम पर करीब 1000 मदरसों को बंद करने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही बुर्के को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया था। इसके साथ कोरोना काल में श्रीलंका सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को जबरन दाह संस्कार करने पर मजबूर किया था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही इस हिंसा और सरकार द्वारा उसके मौन समर्थन ने श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया और कोविड लॉकडाउन ने इस सेक्टर की कमर ही तोड़ दी। गौरतलब है, टूरिज्म श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पिलर है। टूरिज्म सेक्टर के कमजोर होने से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसके अतिरिक्त यदि श्रीलंका के पिछले चुनावों का विश्लेषण करें तो मालूम पड़ता है कि राजपक्षे परिवार की राजनीति सांप्रदायिकता और उग्र राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही घूमती रही है।
साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि अपनी खराब नीतियों से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले राजपक्षे ने लंबे समय तक सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए जनता का ध्यान श्रीलंका की आर्थिक बदहाली से हटाकर उन्हें अपनी अल्पसंख्यक विरोधी राष्ट्रवादी राजनीति के अफीम में ही मस्त रखा है। अब जब स्थिति इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि आम जनता को खाने पीने की रोजमर्रा की चीजों से लेकर दवाइयों और पेट्रोल डीजल के लिए दर दर के धक्के खाने पड़ रहे हैं, तब लोगों पर से धर्म की धधकती राष्ट्रवादी राजनीति का नशा उतर चुका है। लेकिन ये नशा इतना खतरनाक था कि उसे उतारने के लिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को अपनी आहुति देनी पड़ी। श्रीलंका के संकट और बिरान राजपक्षे के पतन में दुनिया भर की सत्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश छिपा है। प्रचंड राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक विरोध पर टिकी बहुसंख्यकों की लामबंदी वाली राजनीति अधिक टिकाऊ नहीं होती, और जब आम जनमानस पर आर्थिक तंगी की मार पड़ती है तो इस तरह की राजनीति दम तोड़ देती है।